हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम RTE एक्ट 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 CDP और पेडागोजी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CDP एंड पेडागोजी की ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज का, और इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में मुख्य 3 बातें हैं। वो है निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और समावेशी शिक्षा। निशुल्क शिक्षा यानी कि बिना पैसों की शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा यानी कि सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है, जरूरी है, ये उनका अधिकार है। और तीसरा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से आशय है कि सभी को एक साथ शिक्षा देना, दिव्यांग हो या फिर पूर्णतया सक्षम बच्चे हों, सभी विद्यार्थी एक ही कक्ष के अंदर शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो 3 मुख्य बिंदु हैं जो RTE के हैं। वो है निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और समावेशी शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा, जिसमें दिव्यांगजन और सामान्य बच्चे साथ ही पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा कब तक, इसके लिए उम्र आयु क्या है? 6 से लेके 14 वर्ष। तो मेन आपके जो पॉइंट हैं RTE एक्ट 2009 की वो हैं निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, समावेशी शिक्षा, और इसके लिए जो बच्चों की उम्र है वो है 6 से लेके 14 वर्ष, यानी कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो निशुल्क, अनिवार्य और समावेशी हो। तो आइए अब देखते हैं इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार में 2002 में 12 दिसंबर को शामिल किया गया। कब? जब संविधान में 86वां संशोधन हुआ, यानी कि 86वें संशोधन के बाद 12 दिसंबर 2002 को शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। पहले शिक्षा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं थी, तो 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। उसके बाद अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया। अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया, अगस्त में 2009 में। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका जवाब है 1 अप्रैल 2010। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि RTE एक्ट 2009 लिखा हुआ है, लेकिन यह लागू 2010 1 अप्रैल से हुआ, और इसमें 2009 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह संसद में 2009 में पारित किया गया था, अगस्त माह में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। और संसद में ये पहली बार पारित जब किया गया था, तो संसद में से पारित जब किया गया था तो वो था अगस्त 2009। अब अगस्त 2009 में पारित होने के बाद और 1 अप्रैल 2010 में यह लागू होने के बाद इसके अंतर्गत क्या है देखिए, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से लेके 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हमारे देश में हैं, सभी को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी सरकार के द्वारा। यह इसके अंदर प्रावधान है। और यह जो प्रावधान है इस अधिनियम में, तो यह आता है अनुच्छेद 21A के तहत। अनुच्छेद 21A। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें दिया गया है 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो अनुच्छेद है 21A। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको
निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 ये एक्स्ट्रा है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत का नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही बता रही हूँ कि जो अनुच्छेद 45 है उसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 45। और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, यानी कि जो कक्षा 1 से पढ़ते हैं 8 तक, उनके लिए अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 8 तक जो निःशुल्क शिक्षा है, आपको पता होगा सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा है। और आंगनबाड़ी के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के बीच की शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 45A के अंतर्गत, 45 सिर्फ 45 के अंतर्गत है। और कई जगह पे एक आप नाम या देख सकते हैं ECCE। ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये जो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी केयर और एजुकेशन पे काम करने के लिए बनाया गया ये एक संगठन कहें या फिर भारत सरकार द्वारा संस्था कहें, तो ये आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की केयर और एजुकेशन दोनों के लिए प्रावधान भी बनाती है और उसकी निगरानी भी करती है। तो ये बात थी आंगनबाड़ी की। अब वापस आ जाते हैं RTE एक्ट 2009 पे। तो RTE एक्ट 2009 में 7 अध्याय हैं और जिसमें 38 धाराएं हैं, यानी कि 38 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं, 7 अध्याय और 38 धाराएं। और चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर जो 4 है, यानी कि जो अध्याय 4 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अध्याय में शिक्षक एवं स्कूल की जिम्मेदारियों की बात की गई है। तो जो 7 अध्याय हैं उसमें से जो चौथा अध्याय है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें शिक्षक और स्कूल की जिम्मेदारियों की बात की गई है। वैसे मुख्य रूप से 4 बात आपको याद रखनी थी RTE 2009 में कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, समावेशी शिक्षा और जो इनकी वर्ष है या बच्चों की जो एज है वो 6 से लेकर 14 वर्ष होगी। ठीक हो गया। अब इस RTE एक्ट में 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं, जिसमें से चौथा जो अध्याय है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो शिक्षक और स्कूल की जिम्मेदारियों की बात करता है। अब एक और डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे ये आता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए RTE एक्ट में जो आयु है वो 6 से लेकर 18 वर्ष है। और ये प्रश्न भी CTET में आ चुका है कि दिव्यांग बच्चों के लिए RTE एक्ट की जो उम्र है वो कितनी है, तो वो है 6 से लेकर 18 वर्ष, 4 वर्ष से अधिक बढ़ा दी गई है। और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए RTE एक्ट के अनुसार आयु 6 से लेकर 14 वर्ष, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि दिव्यांग बच्चों के लिए RTE के अनुसार आयु 6 से लेके 18 वर्ष है। इसके बाद अगला है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, बट इसे बता देते हैं कि 1976 में शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। पहले 1976 से पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची में आती थी। बाद में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और जिसमें शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। अब समवर्ती सूची में डालने से क्या होता है कि जो भी टॉपिक या जो भी चीज़ समवर्ती सूची में चली जाती है तो उसमें फिर केंद्र सरकार की भूमिका भी सामने आती है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार ही उस चीज़ के प्रति उत्तरदायी होता है या उसके लिए काम करता है, लेकिन जब कोई टॉपिक समवर्ती सूची में आ जाता है तो उसके लिए केंद्र भी उत्तरदायी होता है। केंद्र और राज्य दोनों उस चीज़ को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टैग वर्ड लिखा हुआ है
ये हम पहले फिर से पढ़ चुके हैं कि जो RT एक्ट 2009 है उसके टैग वर्ड निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा है और साथ में समावेशी शिक्षा भी है। अब हमने पढ़ा था कि इसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। अब यहाँ पे कुछ धाराएं मैंने मेंशन करी हुई है जो इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन सी धारा में कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले धारा 15 धारा में क्या है, उम्र के अकॉर्डिंग बच्चों का दाखिला हो। बच्चों का जो दाखिला हो विद्यालय में वो उनकी उम्र के अनुसार हो। यदि बच्चा 10 वर्ष का है और वो कभी भी विद्यालय नहीं गया है तो आप उसको कक्षा 1 में नहीं डालेंगे या उसका एडमिशन आप कक्षा 1 में नहीं रखेंगे। उसकी उम्र के अकॉर्डिंग उसको उस क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। तो भले ही वो नॉन एडमिटेड चाइल्ड हो या ड्रॉप आउट चाइल्ड हो, उम्र के अनुसार ही दाखिला दिया जाएगा, एडमिशन मिलेगा। ये धारा 15 कहती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सी RT एक्ट की कौन सी धारा में यह बात की गई है कि बच्चों का जो एडमिशन हो वो उनकी उम्र के अनुसार हो, तो उसका उत्तर होगा धारा 15। यदि कोई विद्यार्थी या कोई छात्र कक्षा 2 के बाद विद्यालय छोड़ देता है, उसके बाद वो 2 साल बाद पुनः विद्यालय आता है, तो उसको कक्षा 2 या 3 में नहीं रखा जाएगा। वो 2 साल बाद जिस भी कक्षा में उसको होना चाहिए था उसे उसी कक्षा में दाखिला दिया जाएगा, क्योंकि उम्र के अनुसार दाखिला देना है। अब ये एक सामान्य जानकारी है कि प्रारंभिक शिक्षा जो होती है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, उसको 2 भाग में बांटा गया है, प्राइमरी एजुकेशन और अपर प्राइमरी एजुकेशन, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा या फिर उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक को हम प्राथमिक शिक्षा कहेंगे और कक्षा 6 से लेकर 8 तक को हम उच्च प्राथमिक शिक्षा कहेंगे। अब आइए अगली धारा देखते हैं जिसके अंतर्गत आता है नो डिटेंशन पॉलिसी। धारा 16 जिसके अंतर्गत है NDP यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी। इसका मतलब इस धारा के अंतर्गत था कि बच्चों को फेल नहीं करना है। तो धारा 16 जिसमें कहा गया है 8th तक फेल नहीं करना है, नो डिटेंशन पॉलिसी। लेकिन बाद में 2019 में सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन क्या किया गया कि 5वीं व 8वीं कक्षा का दायित्व राज्य सरकार को दे दिया जाता है। यानी कि राज्य सरकार तय करेगी कि बच्चे को 5वीं और 8वीं में पास करना है या नहीं। यदि छात्र अत्यधिक कमज़ोर है तो उसको पास करने से रोका भी जा सकता है, तो ये सरकार तय करेगी। और पहले इसमें धारा 16 में था कि 8th तक बच्चों को फेल नहीं करना है, और 2019 में सुब्रमण्यम कमेटी ने संशोधन किया इसमें कि 5वीं और 8वीं का कक्षा का जो दायित्व था राज्य सरकार को दे दिया गया। अत्यधिक कमज़ोर छात्रों को पास करना है या नहीं ये राज्य सरकार तय करेगी। तो ये थी धारा 16। हम धारा 15 पढ़ चुके हैं जिसमें कहा गया था कि उम्र के अकॉर्डिंग आपको दाखिला देना है, एडमिशन देना है। हमने धारा 16 पढ़ी जिसमें पहले कहा गया था कि बच्चों को 8th क्लास तक फेल नहीं करना है। फिर उसके बाद 2019 में सुब्रमण्यम कमेटी ने थोड़ा सा संशोधन करके ये कह दिया कि राज्य सरकार तय करेगी कि अत्यधिक कमज़ोर छात्र को 5वीं और 8वीं में रोका जाए या नहीं। इसके बाद आता है धारा 14। धारा 14 में क्या है, एज प्रूफ ना होने की स्थिति में प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते। यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश लेना चाह रहा है और उसके पास एज प्रूफ नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप उसको प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हो। अगर उसके पास कोई अपनी एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसका एडमिशन रोक नहीं सकते हो। आपको एज प्रूफ ना होने की स्थिति में भी एडमिशन उसको देना ही देना है। तो यह कहती है धारा 14। इसके बाद आता है धारा 17। धारा 17 प्रतिबंध लगाती है फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट और हरासमेंट पे। यानी कि बच्चों को ना फिजिकली आपको किसी प्रकार का दंड देना है, ना ही किसी प्रकार का मानसिक मेंटल पनिशमेंट देना है, या किसी भी प्रकार का हरासमेंट शारीरिक मानसिक
किसी भी तरीके का आपको हरासमेंट बच्चों का नहीं करना है, किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है, यह कहती है धारा 17। उसके बाद आ जाते हैं धारा 13। धारा 13 में क्या कहा गया है? स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें किस किस चीज़ में रोक लगाई गई है कि कोई भी प्रकार का टेस्ट आप एडमिशन के दौरान बच्चों का नहीं ले सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 2 में एडमिशन ले रहा है या 4 में एडमिशन ले रहा है, चौथी कक्षा में एडमिशन ले रहा है, तो आप किसी भी तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट या कोई इस तरीके का एग्ज़ाम उससे नहीं लेंगे। आपको उसे उसी कक्षा में एडमिशन देना पड़ेगा उम्र के अनुसार। उसके बाद किसी भी तरीके की फ़ी, कैपिटेशन फ़ी या एडमिशन फ़ीस या फिर किसी भी तरीके का शुल्क आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। प्राइवेट ट्यूशन टीचर्स नहीं पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगे। और उसके बाद है रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्नाइजेशन। बिना किसी रिकॉग्नाइजेशन के या बिना मान्यता प्राप्त कोई भी विद्यालय आप नहीं खोल सकते हैं। ये थे धारा 13 के। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घर से प्राथमिक विद्यालय की जो दूरी है, आरटीई के अंतर्गत बताया गया है घर से प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से लेकर 5 तक वाले जो विद्यालय हैं उनकी दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। यानी कि हर 1-1 किलोमीटर की दूरी पे प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 6, 7, 8 वाले जो विद्यालय हैं उनकी जो दूरी है वो 3 किलोमीटर होनी चाहिए। हर घर से प्राथमिक विद्यालय की दूरी लगभग 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि भारत ने शिक्षा को मौलिक अधिकारों में जोड़ा। तो जब भारत ने शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा तब भारत विश्व में 135वां देश बना जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा। यानी कि जब भारत ने शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा उससे पहले 134 देश ऑलरेडी शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ चुके थे। भारत ऐसा करने वाला 135वां देश बना विश्व में। अब एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A के। इस अनुच्छेद के तहत अभिभावकों का दायित्व है कि वे अपने बच्चों का दाखिला प्राथमिक विद्यालय में कराएं। अनुच्छेद 51A के तहत अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का दाखिला प्राथमिक विद्यालय में कराएं। यदि उनके बच्चों की उम्र हो चुकी है तो वे बच्चों का दाखिला कराएं, और यह कहता है अनुच्छेद 51A के। अब आरटीई के अनुसार टीचर और क्लास में स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए ये देखते हैं। तो फॉर क्लास 1st to 5th यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षाएं संचालित होती है वहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो 30:1 होना चाहिए। यानी कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना कंपलसरी है। और यदि 150 विद्यार्थी किसी विद्यालय में है, प्राथमिक विद्यालय में, तो वहाँ पे 5 टीचर तो होंगे ही होंगे और साथ में एक हेडमास्टर भी होना अनिवार्य है। तो ये था प्राथमिक विद्यालय के लिए। अब इसके बाद कक्षा 6ठी से 8वीं तक यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए यह अनुपात हो जाता है 35:1 यानी कि 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। इसके बाद आती है जो वर्किंग डेज़ हैं, टीचर्स के वर्किंग डेज़ कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज़। इसमें देखिए 200 वर्किंग डेज़ फॉर 1st to 5th क्लास। प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको साल में 200 दिन उनके वर्किंग डेज़ के होंगे। कम से कम उनको 200 दिन मतलब अधिकतम उन्हें 200 दिन पढ़ाना ही पढ़ाना है। और अगर हम घंटे की बात करें तो उन्हें 800 घंटे पढ़ाने हैं। दिन कहेंगे तो 200 दिन। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में
टीचर को या शिक्षक को कितने घंटे पढ़ाना है एक वर्ष में, तो घंटे में 800 और दिन में 200, तो 200 दिनों एक साल में और 800 घंटे एक साल के। अब यही हम उच्च प्राथमिक में देखेंगे, यानी कि 6, 7, 8 के लिए, तो दिन 20 दिन बढ़ जाएंगे, 220 दिन हो जाएंगे और घंटे 1000 घंटे। तो इसमें आपने देखा कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को साल में 200 दिन पढ़ाना है, 800 घंटे, और उच्च प्राथमिक यानी कि 6, 7, 8 के शिक्षक को साल में 220 दिन पढ़ाना है, यानी कि 1000 घंटे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स। अब एक हफ्ते की अगर हम बात करें, एक सप्ताह की बात करें, तो एक सप्ताह में टीचर का जो वर्किंग आवर है वो 45 घंटे होना चाहिए। इस 45 घंटे में प्रिपरेशन के आवर्स भी काउंटेड हैं, इंक्लूड हैं। तो ये सवाल भी सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुका है कि RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग वर्किंग आवर एक वीक में कितना होना चाहिए, तो वो है 45 घंटे। इसके बाद हम आ जाते हैं धारा 12 पे। यह धारा क्या कहती है, देखिए इसके अनुसार प्राइवेट व निजी स्कूलों में 25% आरक्षण गरीब विद्यार्थियों के लिए। अब अभी तक हम सरकारी विद्यालयों की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो धारा 12 है वह प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कहती है कि उसमें विद्यार्थियों को 25% आरक्षण मिलना चाहिए। किन विद्यार्थियों को, जो गरीब श्रेणी से आते हैं। उसके बाद शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के साथ साम्यता यानी इक्विटीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो शिक्षक है उसको सभी विद्यार्थियों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे विद्यार्थियों में कल्चरल डिफरेंसेस हों या फिर फिज़िकल डिफरेंसेस हों या फिर भाषाई विविधता हो, लेकिन शिक्षक का व्यवहार सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होना चाहिए। यह था धारा 12। इसके बाद आता है धारा 24। धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य बताती है। धारा 24 के अनुसार शिक्षक के 4 मुख्य कर्तव्य हैं। एक तो है पंक्चुअल, शिक्षक में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, वो प्रतिबद्धता होनी चाहिए। दूसरा समय के प्रति, अपने कार्य के प्रति। करिकुलम, शिक्षक को अपना जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसे भी पूरा कराना है। तीसरा, मेंटल एबिलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। शिक्षक को ये समझना है कि हर छात्र की जो मेंटल एबिलिटी है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो उनमें सीखने की जो सीखने के तरीके हैं, या फिर जल्दी समझ आना, या किसी विद्यार्थी को जल्दी समझ आ रहा है, किसी को देर में समझ आ रहा है, क्योंकि सबकी मेंटल एबिलिटी अलग है, तो इस वजह से आप उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। लास्ट है मीटिंग विद पेरेंट्स। शिक्षक को विद्यार्थियों के जो परिजन हैं, अभिभावक हैं, उनके साथ समय समय पर मीटिंग करते रहने चाहिए। तो ये 4 मुख्य कर्तव्य धारा 24 में दिए हुए हैं शिक्षक के। उसके बाद आ जाते हैं हम धारा 27 पे। धारा 27 कहती है कि शिक्षक के शैक्षणिक कार्य के अलावा कौन से और कार्य हैं वो बताते हैं कि निम्न कार्यों के अलावा अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों पर कोई शिक्षक नहीं कर सकता। यानी कि इसमें धारा 27 में शिक्षक के 3 गैर शैक्षणिक कार्य बताए हैं, यानी कि पढ़ाने के अलावा शिक्षक कौन से 3 काम कर सकता है। वो 3 काम क्या हैं? पहला है जनगणना, शिक्षक को जनगणना में लगाया जा सकता है। दूसरा है चुनाव की प्रक्रिया में भी शिक्षक को काम दिया जा सकता है। और तीसरा है आपदा प्रबंधन में भी शिक्षक को काम दिया जा सकता है। यानी कि इन 3 कार्यों के अलावा शिक्षक को अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। SMC का गठन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन
होना हर विद्यालय में आवश्यक है और इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक ही होते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना जरूरी है और इसके अध्यक्ष अभिभावक होते हैं और जिसमें 75% इस कमेटी में 75% अभिभावक होंगे और 25% शिक्षक होंगे और उन 75% अभिभावकों में भी 50% महिला अभिभावकों का होना जरूरी है। ये था एसएमसी का। अब समावेशी शिक्षा अगर आप फिर से रिकॉल करें तो हर प्रकार के बच्चे को एक साथ समान शिक्षा, हर प्रकार यानी कि शारीरिक रूप से दिव्यांगजन या फिर सामान्य बच्चे सभी एक ही कक्ष में एक ही छत के नीचे अपने सभी विषयों को साथ में पढ़ेंगे। अब आखिरी में है प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ाना है। अगर एक दिन की बात करें, हमने इससे पहले साल में कितने दिन पढ़ाना है और कितने घंटे पढ़ाना है पढ़ा था। उसके बाद हमने एक हफ्ते में 45 घंटे पढ़ाना है ये पढ़ा था। अब अगर हम एक दिन की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे और उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6, 7, 8 में 4.5 घंटे पढ़ाना है। तो ये थी RTE एक्ट 2009 की इम्पोर्टेंट बातें जो इसमें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा इसी से रिलेटेड या इससे मिलता जुलता एक प्रश्न भी है जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा के समावेशन को बढ़ावा देती है। ऑप्शंस है छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार आपके RTE एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का टॉपिक कवर हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा और इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।